नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है OneExam.in पर। कल की क्लास थोड़ी इंटरप्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ ये क्या बोलते हैं अपने टेक्निकल एरर की वजह से, बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं उसका वर्जन भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, राइट। जो भी लास्ट क्लास थी अपनी बिजनेस स्टडीज़ को लेकर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, राइट। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के लिए क्लास है। कल अपन ने बात करी थी प्रोप्राइटरशिप की, बात करी थी स्वामित्व वाली कंपनी की, बात कर ली थी अपन ने। फिर उसके कुछ मेरिट्स देख लिए थे अपन ने, उसके गुण देख लिए थे, उसके अवगुण देख लिए थे। फिर हमने उसके किस तरीके से काम करता है, क्या है उसके फ़ायदे नुकसान, सारी चीज़ देख ली थी अपने प्रोप्राइटरशिप यानी स्वामित्व वाली कंपनी के, राइट। आज उसके साथ साथ हमने एचयूएफ के बारे में बात करी थी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की भी काफ़ी सारी बात कर ली थी। एग्जाम के पर्पज से क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो वाली बातें भी अपन ने कल ही कर चुके थे। लास्ट जो भी क्लास है उसमें अपन कर चुके थे, राइट। कल एक चीज़ रह गई थी जो मैं आज आपको बता देता हूँ। उसी चीज़ में जेंडर इक्वलिटी इन जॉइंट लाइफ जॉइंट हिंदू फैमिली, राइट। यानी एक जेंडर इक्वलिटी का कंसेप्ट है एचयूएफ के अंदर। किसके अंदर? एचयूएफ के अंदर। वो मैं आपके साथ डिस्कस करते चलता हूँ, क्योंकि मे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अंदर से, मे भी क्वेश्चन निकल सकते हैं। और दो चीज़ें इसके साथ एक और रह गई थी, वो चीज़ें मैं बताते हुए चलता हूँ, राइट। पहली बात तो जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया था, उसके अंदर ये लिखा गया था कि जो डॉटर है, कहने का मतलब सीधी सीधी बात मैं समझा दूँ इस पूरी बात का, कि शादी से पहले जो घर में एक पेरेंट्स के अगर एक लड़का और एक लड़की है, या दो लड़के एक लड़की है, तो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका पूरे जो भी रियल एस्टेट है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है उस पर्टिकुलर एचयूएफ की, वो 3 भागों में बांटी जाएगी। ये आप सबको पता है कि भाई जेंडर इक्वलिटी के कारण अब क्या है कि पहले तो क्या होता था, सिर्फ लड़के होते थे उनको हिस्सा मिलता था, बट अब लड़कियों को भी उनका बराबर हिस्सेदार माना जाता है। और चाहे तो प्रॉपर्टी में 3 हिस्से कर सकते हैं, 2 लड़के का 1 लड़की का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर 2 लड़कियां 1 लड़का है तो 3 हिस्से तब भी होंगे, 2 लड़कियों का 1, यानी इक्वलिटी, कोई डिफरेंस नहीं लड़के और लड़की में, राइट। उसके साथ साथ इसी एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट, इसी अमेंडमेंट के अंदर एक चीज़ और डाली गई थी कि शादी के बाद जो मैरिड डॉटर है जो अगले घर में जाएगी, उस घर में भी उसका उतना ही क्या होगा, हिस्सा होगा। यानी वहाँ पे भी अगर लड़का, उसका बेटा है, उस बेटे को मेंबर माना जाएगा। पहले ये होता था कि जो फादर है उसके 2 बच्चे हैं और एक लड़की है, तो लड़की का तो हिस्सा मान लिया गया, लेकिन 2 लड़के हैं, उनकी जो वाइफ है, पीछे जो को-पार्टनर आएगी, वाइफ आएगी, उन वाइफ का हिस्सा उसके अंदर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा कर दिया, उसका भी उतना ही हिस्सा है। तो लास्ट में देखो आप लिखा हो, तो मैरिड डॉटर हैज इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट लाइफ, इसमें, ठीक है। यानी शादी के पहली बात तो शादी के पहले भी उसमें बराबर का हिस्सेदार है लड़कियां, शादी के बाद भी उस घर में भी बराबर हिस्सेदार। इवन शादी के बाद सर क्या सवाल ये आता है, जो मेन ये टॉपिक कराने का मकसद है कि शादी के बाद क्या जो उसका पियर होगा, जो उसका घर होगा जहाँ से वो है आई है, तो क्या उसके अंदर भी उसका हिस्सा होगा कि होगा? तो आंसर है यस, दोनों घर में वो हिस्सा मांग सकती है। मैरिड डॉटर भी होगी या अनमैरिड होगी, वो घर में हिस्सा मांग सकती है। वो उतनी हकदार है जेंडर इक्वलिटी के कारण जितना एक लड़का होगा अपने घर के अंदर, राइट। यानी अगर सीधा देखा जाए तो 2 बेनिफिट है लड़कियों को, अपने घर में भी और जिस घर में शादी करके जा रही है उस घर में भी, राइट। घर तो दोनों ही अपना होता है, लेकिन दोनों घर के अंदर उनका क्या हो जाएगा, जेंडर इक्वलिटी के कारण दोनों में भी अपने अपने तरीके से हिस्सा मांग सकती है, राइट। एक तो ये बात। दूसरी बात, माइनर के रिलेटेड एक बात थी। क्या माइनर एचयूएफ का मेंबर हो सकता है? क्या माइनर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। माइनर हो चाहे मेजर हो, वो है, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। माइनर भी एचयूएफ का हिस्सेदार मेंबर हो सकता है, और उस एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक मेंबर, एक लीगल मेंबर हो सकता है। कौन? माइनर भी, राइट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो बताएंगे माइनर की एलिजिबिलिटी क्या है, लीगलिटी क्या है, क्या वो लीगली किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या वो पार्टनर बन सकता है, नहीं, मतलब पार्टनरशिप जस्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, उसमें भी अपन ये बात करते हुए चलेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, एचयूएफ के अंदर माइनर मेंबर हो सकता है, राइट। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी कल, ओके। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। अब किसकी बात करते हैं अपन? पार्टनरशिप की। देखो, सबसे मोटा मोटी बात पार्टनरशिप की अपन इस तरीके से करते हुए चलते हैं, राइट। चलो, पार्टनरशिप नाम तो सुना ही होगा सर, बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। हर चीज़ में पार्टनरशिप लगती है, हर चीज़ में हम पार्टनरशिप करते हुए चलते हैं,
राइट। अगर पढ़ाई में भी करनी है तो हम पार्टनरशिप करते हैं, हर जगह हम पार्टनरशिप करते हैं। तो जहाँ पे भी पार्टनर यानी एक से अधिक लोग आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप कह देंगे। उसको क्या बोलेंगे, पार्टनर। यानी ये आपके पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम हो चाहे पार्टनर इन गेन हो, वो क्या होगा, पार्टनर कहलाएगा, राइट। पार्टनरशिप। अब ये तो हमारी लोकल लैंग्वेज में बात है कि पार्टनरशिप क्या होती है, जो किसी भी चीज़ में शेयर करते हैं, किसी भी काम में भी शेयर करते हैं या प्रॉफिट में भी शेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर कहते हैं, राइट। और लेकिन लीगली डेफिनेशन पार्टनरशिप का क्या है, लीगली इसका स्वरूप क्या है, वो अपन आज पढ़ते हुए चलेंगे, राइट। सिंपल सी मैं जो बातें बता रहा हूँ, बेसिक बातें बता रहा हूँ, उन बातों को आप ध्यान में रख लीजिएगा, आपकी थ्योरी पोर्शन ऐसे भी कवर हो जाएगा, राइट। एक नॉर्मल स्टोरी रूप में पार्टनरशिप। पहली बात तो अगर ये लीगल इसको फॉर्म देना है, क्या देना है इसको, लीगल फॉर्म देना है इसको। अगर इसको लीगल फॉर्म देना है तो लीगल फॉर्म देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक्ट होगा, कोई कानून होगा जो इसको लीगल, इसका क्या बोलते हैं, अथॉरिटी दे रहा होगा, ये इसको लीगल बना रहा होगा, तो कोई एक्ट होगा। तो बिल्कुल सर, ये हम सबको पता है, तो पार्टनरशिप एक्ट है जो, ये पार्टनरशिप एक्ट है सर 1932 का। वो क्या देता है इसको लीगलशिप देता है, लीगल इसको अधिकार देता है। और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है सर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। और यहाँ पे इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के जितने भी कंडीशंस और रूल्स है, उसको फॉलो करने के बाद एक पार्टनरशिप का लीगल स्वरूप हो जाता है, और वो लीगली पार्टनरशिप कहलाती है सर। ये बात हमें पता चल गई, और पहले पता ही थी, आज और पता चल गई, राइट। चलो दूसरी बात, एक और बात बता दूं, लाइव क्लास थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिक्कत हो रही है, कल से वापस लाइव स्टार्ट हो जाएगी। आज हम थोड़ा सा रिकॉर्डेड इस प्रीमियम के रूप में कर रहे हैं, ठीक है, कल से हो जाएगी मामला, ठीक है। चलो सेकंड बात, एक बात तो आपको याद रखनी है कि पार्टनरशिप किसको, कौन सा एक्ट को फॉलो करती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो बातें मैं बोल रहा हूं वो याद रखना, सवाल बनेंगे तो इनके अंदर से। दूसरी बात, एक शब्द आता है शेयरिंग, क्या आता है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग की बात आए, पार्टनरशिप वहीं आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। मेरी बात को गौर करके सुनिएगा, यहाँ पर हो चाहे कहीं पर भी हो, जैसे ही ये आएगी पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप, अभी तक जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसमें आपको कहीं पे रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अगर समझ लोगे चीज़ें तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगी, और एमसीक्यू इस तरीके से आएगा कि रट्टे वाली चीज़ें वहाँ पे काम नहीं आएगी। चलो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ या नुकसान का शेयरिंग होगा वहाँ पार्टनरशिप आएगी। अगर मैं उल्टा बोलूँ तो पार्टनरशिप तभी आएगी जब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, पार्टनरशिप तभी आएगी जब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो क्या मेरी बात से आप सहमत हो? बिल्कुल। जहां शेयरिंग होगी, आप तो लाइव भी नहीं है, मैं आपसे हाँ ना कैसे पूछूंगा, जहां शेयरिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस की वही पार्टनरशिप होगा, अन्यथा पार्टनरशिप नहीं होगा। दूसरी बात समझ में यहां तक? चलो आगे चलते। दो बातें मेरे हिसाब से, दो बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है, और दूसरी बात शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वही क्या होगा, पार्टनरशिप होगा, उसके अलावा पार्टनरशिप नहीं होगा, राइट। चलो, अब पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि सर एक से अधिक लोग हो, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है ना, देख लेना, एक से, ये लूला लंगड़ा कैसे हो गया, एक में रुकना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो, एक से अधिक लोग जब मिलकर कोई काम करें, और उनका ऑब्जेक्टिव, उनका क्या हो, ऑब्जेक्टिव मतलब उनका उद्देश्य क्या हो, उनका उद्देश्य हो कॉमन, कॉमन उद्देश्य मतलब चार लोग मिलके एक ही काम के लिए, चारों लोग मिलके उस काम में लग गए, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा या फैक्टर क्या है, वो ये है कि सर काम में तो लग गए, लेकिन काम में लगेंगे किसके लिए, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। किसके लिए? सबसे मेन बात है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये ही इस पार्टनरशिप को दूसरों से अलग करता है, बाकी चार लोग मिलके अगर कोई एनजीओ वाला काम करे, या चार लोग मिलके अगर कोई समाज सेवी काम करे, तो क्या वो भी पार्टनरशिप कहलाएगा? ऐसे तो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में उनको पार्टनर कहेंगे कि इस काम में इन दोनों पार्टनर थे, लेकिन अगर लॉ की लैंग्वेज में, बिजनेस की लैंग्वेज में अगर इनको बात करेंगे तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि वहां पे क्या होना चाहिए, पहला बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए, पहली बात एक से अधिक लोग होना चाहिए, दूसरा मुद्दा ये होना चाहिए शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस होना ही चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप आपकी पूरी हो जाएगी, वो है इनके बीच में एक पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, एक तरीका का एग्रीमेंट है, एक तरीके का क्या है, एग्रीमेंट है। यानी तीन चीजें,
एक से अधिक लोग होंगे साथ मिलकर कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई सामान्य कॉमन, दोनों के बीच में कॉमन उद्देश्य के लिए अगर कोई काम करेंगे और उस उद्देश्य के लिए, उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को प्राप्ति के लिए उनके बीच में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपस में शेयर करेंगे। और तीसरी बात, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक पार्टनरशिप डीड होगी, चाहे वो रिटन हो चाहे ओरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये रिटन भी हो सकती है, ये रिटन भी हो सकती है और ये ओरल भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक डीड होनी चाहिए, और डीड को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, कि भाई उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी आपस में कि इस तरीके से हम बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, इस नाम से करेंगे, और ये बिजनेस का इतना हिस्सा सबका रहेगा, इतने पैसे तुम लाओगे, सारे पार्टनर का लिखा हुआ होगा, क्या उनकी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सारी चीजें अपन डीड जब आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप तीन बातें आपको समझनी है, क्या ऑब्जेक्टिव, दो एक से अधिक लोग मिलकर जब कोई बिजनेस के लिए काम करे, कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बात हो उनके बीच में, और उनके बीच में एक डीड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली इन सबको हम क्या बोलेंगे, सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप बोल देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, पार्टनरशिप बोल देंगे। आई थिंक यहां तक आपको सारी बात क्लियर होती हुई चल रही है। अच्छा, क्या ये मेरी स्टाइल सही लग रही है आपको, क्या मैं इस तरीके से इसको पढ़ा रहा हूं, है ना? नोट्स में तो सभी पढ़ रहे हैं, आप खुद पढ़ लोगे यार, है ना? आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब कुछ बातें करते थे, जैसे अपने स्वामित्व वाली फर्म के लिए बात की थी, प्रोप्राइटरशिप वालों के लिए बात की थी हमने कि किस तरीके से उनकी लाइबिलिटी होती है, क्या उनके फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या उनके गुण है, क्या अवगुण है। मैंने बोला किसी के बारे में याद रखना, किसी मुद्दे के बारे में सारी बातें करो, उसके आजू बाजू उसके क्षेत्र को, स्कोप को समझो क्या है, फिर उसके टाइप्स हो, अगर उसके प्रकार हो तो उसको समझो, फिर जाके उसका गुण गाओ, और फिर उसमें लास्ट में गालियां निकाल दो, यानी अवगुण कह दो, उसके लिमिटेशन बता दो, राइट, या डिमेरिट्स बता दो। चलो अब पार्टनरशिप का, जैसे प्रोप्राइटरशिप का पढ़ा था वैसे ही पार्टनरशिप का पढ़ते हैं। मेन बात बताता हूं, फिर गुण अवगुण आप खुद बता देना। ठीक है, मेन बात क्या है इसी पार्टनरशिप के अंदर, सबसे पहला तो बात आती है फॉर्मेशन। किसकी बात करता हूं मैं, फॉर्मेशन। क्या इसको बनाना आसान है? बिल्कुल, इसको बनाना आसान है। किसके कंपेयर से, किसके, अब इससे नीचे वाले कंपेयर तो नहीं करेंगे अपन प्रोप्राइटरशिप से। प्रोप्राइटरशिप बनाना तो और भी आसान है, सुबह मुंह उठा, मुंह धोया, उठ के ब्रश किया और ये प्रोप्राइटरशिप बन गई और सुबह धंधा स्टार्ट कर दिया, ये तो हुआ प्रोप्राइटरशिप, राइट। आज यहाँ कर रहे, एक्चुअली जो ठेले वाले होते हैं ना, वो भी एक तरीके से प्रोप्राइटरशिप, अपने बिजनेस के प्रोप्राइटर है, स्वामित्व रखते हैं। कैसे, आज ठेला यहाँ लगाया, कल दूसरे चौराहे पे लगा दिया, तो आज वाह, 4 दिन नहीं लगाया, धंधा चेंज, आज चूड़ियाँ बेच रहे, कल कुछ और बेचने लगे, कॉस्मेटिक आइटम बेचने लगे, तो उनका धंधा चेंज हो सकता है। तो इसको बनाना और भी आसान है, लेकिन पार्टनरशिप को बनाना भी आसान है क्या? यस। किसके कंपेयर में, कंपनी के कंपेयर में पार्टनरशिप को भी बनाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फॉर्मेशन इसका भी बहुत ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत वाली लोड वाली बात नहीं है। नॉर्मल से एक डीड बनानी है आपस में डीड बनाने के बाद फर्म रजिस्ट्रेशन, अगर जीएसटी में आता है तो रजिस्ट्रेशन कर लो, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आपस में डीड बनाए, आज से काम स्टार्ट। बस एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब वो एग्रीमेंट भी रिटन हो तो अच्छा रहेगा, एविडेंस काम आएगा। कल उठ के आपस में डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो कोर्ट में उसके लिए आप कुछ पेश करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, कोर्ट डॉक्यूमेंट की भाषा समझता है। और अगर नहीं है तो ओरली आपस में, अगर एक दूसरे पे अच्छा भरोसा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपस में बात कर लो कि भाई अपन काम करेंगे, आज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें लाभ होगा जो हम 50-50 बांटेंगे, या 3 जने तो 1/3 करेंगे, राइट। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, यानी फॉर्मेशन किसके थ्रू हो सकता है? एक डीड, अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो एक डीड बनाकर फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताओ मुझे, इसमें अच्छा खासा मामला है, सवाल इसमें से निकल के बाहर फेंक सकते हो क्या? लाइबिलिटी, मैंने बताया था वहां पे भी प्रॉपर्टी की भी लाइबिलिटी में से एमसीक्यू बन सकता है, इसके अंदर से भी लाइबिलिटी के अंदर एमसीक्यू बन सकता है। क्या पार्टनरशिप की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड? लिमिटेड अनलिमिटेड लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं। क्या उसकी पार्टनरशिप लिमिटेड है या लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, यानी उसका दायित्व लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तो हमेशा ध्यान रखना, जो पार्टनरशिप का होगा वो अनलिमिटेड होगा। क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। पार्टनरशिप की लायबिलिटी हमेशा ही अनलिमिटेड होगी, यानी 4 लोगों ने मिलके काम किया, कोई धंधा स्टार्ट किया, उस धंधे में उनको नुकसान हो गया तो चारों लोग अपने घर से लाएंगे, चारों का जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वही लॉस का हिस्सा होगा। और जैसे कि 4 लोग हैं, 25% इन्होंने का प्रॉफिट का हिस्सा था और कल उठ के 1 लाख का नुकसान हो गया, तो 25% उनका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, लॉस अपने घर से लाएंगे। यानी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी घर से भी लाना पड़े चाहे उन्हें लाना पड़ेगा और उन्हें उसको पे करना पड़ेगा, अपनी लायबिलिटी से छुटकारा, उत्तरदायित्व से छुटकारा पाना पड़ेगा।
समझो मेरी बात। तो ये तो हो गया पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या। अच्छा, प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी क्या थी सर, वो भी अनलिमिटेड ही थी, उसको भी चाहे घर से लाओ कहीं से लाओ उसको पैसा देके जाना पड़ेगा, लिमिटेड नहीं हो सकती, वो क्या है अनलिमिटेड। और पार्टनरशिप की लायबिलिटी भी क्या है सर, ये भी अनलिमिटेड है। लेकिन एक और बात बता दूं, अभी लेटेस्ट 2008 में लिमिटेड, हालांकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है पर एक सिर्फ नॉलेज के लिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आ गया था तुम्हारा 2008 में। ये क्या एक्ट बोलता है, ये बोलता है पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी की भी हो सकती है। यानी अब आप पार्टनरशिप करनी है आपको, और आपको कहना है कि भैया ये वाला जो इसका पोर्शन है अनलिमिटेड वाला, ये मुझे मंजूर नहीं है, मैं लिमिटेड लायबिलिटी वाली कोई पार्टनरशिप है तो वो करना चाहता हूँ। तो बोल दिया बिल्कुल, आप एक और इस तरीके से नई चीज़ है, जैसे स्वामित्व वाली प्रोप्राइटरशिप पढ़ी, पार्टनरशिप पढ़ी, और कंपनी पढ़ रहे अपन, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ रहे, एचयूएफ पढ़ रहे, उसके साथ एक और होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी होती है। वो भी एक नया फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस है, वो आपके कोर्स में हालांकि नहीं है, लेकिन मैं आपको बताते चलता हूँ। उसमें क्या होगा, कुछ नहीं है, सेम पार्टनरशिप वाला सीन है। क्या किया है, कंपनी, जब मैं कंपनी पढ़ा दूंगा उसके बाद इसको वापस एक बार याद दिलाना मुझे, कंपनी और ये पार्टनरशिप, ठीक है, कंपनी और पार्टनरशिप दोनों को मिलाकर एक एलएलपी बना दी। यानी कुछ गुण इसके लिए गए कंपनी के, कुछ गुण पार्टनरशिप के लिए गए, जो पार्टनरशिप में अवगुण थे उनको चेंज करके यहाँ लिया गया, कंपनीज के अंदर अवगुण थे उनको चेंज करके यहाँ लिखा गया, और इन दोनों को मिक्सर करके एक बना दिया एलएलपी, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी जिसको बोला जाता है, राइट। यानी आपने देखा होगा कई कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, मैसर्स ऐसे करके, शर्मा प्रोड्यूसर एलएलपी, पीछे क्या लिखते हैं एलएलपी। तो ये सब क्या है, एलएलपी वाली कंपनी है, और एलएलपी वाली कंपनी की क्या है, इसी का ही पार्टनरशिप का एक दूसरा रूप है, राइट। तो समझ जाओ, लायबिलिटी पार्टनरशिप में तो हमेशा क्या रहेगी, अनलिमिटेड लेगी, लेकिन अगर लिमिटेड पार्टनरशिप करनी है आपको तो आप कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो एलएलपी वाले के पास। किसके पास जा सकते हो, एलएलपी वाले पास। ओके, आई थिंक यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं, लायबिलिटी वाली बात खत्म हो गई, ठीक है। दो फीचर्स आपको बता दिए, फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, लायबिलिटी की बात जो मुख्य दो बात है वो बता दी मैंने। तीसरी बात, नंबर ऑफ पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से फिर सवाल आ सकते हैं। एक पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, मुझे इसका जवाब बताओ आप। मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, कि सर दो तो चाहिए, एक आदमी तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, एक आदमी तो क्या कर सकता है, प्रोप्राइटरशिप कर सकता है, यानी स्वामित्व वाली कंपनी बना सकता है, मतलब फर्म बना सकता है। अगर उसको पार्टनरशिप करने हैं, एक से, डेफिनेशन में लिखा हुआ एक या दो या दो से अधिक, समझो मेरी बात, दो या दो से अधिक, यानी दो तो मिनिमम चाहिए पार्टनर। यानी एक पार्टनर एक आदमी कर नहीं सकता, उसको साथ में एक आदमी तो चाहिए, तभी जाके क्या होगा, पार्टनरशिप होगा। यानी मिनिमम नंबर अगर पार्टनरशिप की बात करूं तो दो। क्या दो आदमी पार्टनरशिप फर्म चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो हो गए, काम खत्म हो गया, दो जने चलाओ बोले, कोई दिक्कत नहीं। क्या तीन हो सकते हैं, क्या चार हो सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, मैक्सिमम की भी एक लिमिट दे रखी है लॉ के अंदर, कानून के अंदर दे रखी है, मैक्सिमम की भी लिमिट दे रखी है। जरा उसको पढ़ते हैं, मैक्सिमम की लिमिट दे रखी है। ऐसे तो सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, किसकी, कंपनीज एक्ट के 2013 के 464 एक्ट के अंदर, ये सेक्शन याद रखने का सर नहीं, याद नहीं करने, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसकी एक लिमिट दे रखी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 100। कितने हो सकते हैं, 100 पार्टनर हो सकते हैं। 100 पार्टनर अगर मिलकर भी काम करेंगे तो पार्टनरशिप के अंदर कहला सकते हैं। लेकिन इसी के एक रूल है, इसी कंपनी के रूल नंबर आई थिंक 10, हाँ रूल नंबर 10, कंपनीज रूल्स 2014, जो कंपनीज रूल्स आए थे 2014 के अंदर, उसी रूल्स 2014 के अंदर उसके रूल नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एक पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम आपके 50 रख सकते हो। कितने रख सकते हो, 50। क्या सर ये सेक्शन याद रखनी, सेक्शन याद नहीं रखनी, लेकिन दोनों की बात समझना आप। सेक्शन 464 के अंदर सेक्शन में तो बोला 100 रख सकते हैं मैक्सिमम, और रूल के अंदर बोला 50 रख सकते हैं। तो याद रखना, रूल क्या होता है, रूल जो भी वर्तमान में जो करंट चीजें चलती है उसके ऊपर रूल लागू होते हैं, और सेक्शन होती है यानी मैक्सिमम इससे बाहर नहीं जा सकते, सेक्शन से बाहर आप किसी चीज में नहीं जा सकते। यानी अभी रूल्स में बोला 50 होने चाहिए, तो अपन को फॉलो कितना करना है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 50। आपको याद कितना रखना है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछ ले कि इसका हाईएस्ट कितना जा सकता है, सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 464, इस तरीके से एमसीक्यू आ जाए कि हाईएस्ट कितना जा सकता है, तो हाईएस्ट 50 से कितना जा सकता है, आपका 100 जा सकता है। 100 से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएगा, उसके लिए तो पूरा एक्ट चेंज करना पड़ जाएगा। समझो, रूल तो आराम से चेंज हो सकते हैं, एक्ट चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब एक्ट पूरा पास करना, अमेंडमेंट लाना पड़ता है। समझो मेरी बात। तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों मैंने इसलिए समझाया, बाई चांस क्वेश्चन अगर घुमा के कोशिश भी कर लेगा आरपीएससी या कोई भी
तो आप इन चीज़ों में आप क्या वहाँ उनको समझा सकोगे, हमने भाई इसकी बेस पढ़ा रखा है, हमने इसकी बेस पढ़ रखी है, तो हम इस चीज़ में फंसेंगे नहीं। तो मैक्सिमम आपको याद कितनी रखनी है 50, मिनिमम कितनी है 2, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 50, और ज़्यादा वर्जन केस में कितनी हो सकती है 100। ठीक है, वो कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है, और ये कौन बोलता है? उसी कंपनीज एक्ट के रूल्स है, कंपनीज रूल 2014, वो बोलता है कि 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। समझ में यहाँ तक बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो, एक जो कि पिछले पेपर में 2018 के पेपर में सवाल भी था, म्यूचुअल एजेंसी किस में होती है? म्यूचुअल एजेंसी किस में होती है? म्यूचुअल एजेंसी का रूल किस में लागू होता है? म्यूचुअल एजेंसी कहाँ पे लगती है? ये सब आपको एक एमसीक्यू भी था कि म्यूचुअल एजेंसी किसके रिलेटेड है, तो उसका आंसर होता है पार्टनरशिप के रिलेटेड। किसके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है? किन लोगों के बीच में होती है? तो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का रूल लगता है। और म्यूचुअल एजेंसी होती किस में है? कि पार्टनरशिप के अंदर थी। होती क्या है म्यूचुअल एजेंसी? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये बंदा है, ये है पार्टनर 1, ये है पार्टनर 2 और ये है पार्टनर 3। ठीक है, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3। ठीक है, 3 पार्टनर, 3 पार्टनर है। इन 3 पार्टनर में ये पार्टनर अगर दुकान पे बैठेगा, ये पार्टनर अगर दुकान पे बैठेगा, तो ये पार्टनर क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है एज एन एजेंट। क्या काम कर रहा है? एज एन एजेंट। हालांकि वो है तो पार्टनर, लेकिन वो काम क्या कर रहा है? एज एन एजेंट। किसके लिए? अपने प्रिंसिपल के लिए। किसके लिए? प्रिंसिपल। आपको समझ में पता होगा, प्रिंसिपल और एजेंट का रूल पता है आपको? प्रिंसिपल और एजेंट का रूल आपको समझा देता हूँ, कहीं पे भी आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल जो मेन मालिक है, जिसके लिए काम किया जाए, सारा दायित्व वायित्व उसी के होते हैं। सारे कंपनी का जो मेन मालिक प्रिंसिपल हुआ, उसका एजेंट होता है। एजेंट होता है, एजेंट नहीं होता। आपको पता, मार्केट में घूमते हैं कंपनियों के एजेंट, यानी साहब ये चीज़ ले लो, मैं आपके एजेंट हूँ इस कंपनी का। या एलआईसी का समझ लो, एलआईसी का एजेंट आपके पास आया, आपको प्रोडक्ट बेचा। क्या वो एलआईसी का एजेंट जो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या एलआईसी का एजेंट जो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या वो प्रोडक्ट एलआईसी कल उसको वो तो नौकरी छोड़ देगा? फिर आप किसको पकड़ोगे? तो आप पकड़ोगे उस कंपनी को। किसको पकड़ोगे? एलआईसी को पकड़ोगे। एलआईसी को क्यों पकड़ोगे? क्योंकि एलआईसी एक प्रिंसिपल कंपनी है, और एजेंट जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, उसकी जगह काम कर रहा है, वो कौन है? एजेंट है। और एजेंट जब किसी के बिहाफ पे काम करता है, तो कल उठ के कंपनी मना नहीं कर सकती। कंपनी ये नहीं बोल सकती कि भैया आपको किसने बेचा? कि मिस्टर को फलाना फलाना ने बेचा। अच्छा, वो क्या था कि वो सर आपकी कंपनी का एजेंट था। तो हम क्या करें? कंपनी ने तो आपको नहीं बेचा, हमारे एजेंट ने बेचा, तो हम उस चीज़ के लिए दायित्व या लाइबल नहीं है। यार, कंपनी ने आपको खुद आके तो प्रोडक्ट नहीं बेचा, ये किसी एजेंट ने बेचा, तो हम उसका क्या करें? ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि कंपनी जब अपने एजेंट को अपॉइंट करती है, कंपनी जब एजेंट को अपॉइंट करती है, तो उनके बीच में एक एजेंसी का रूल कायम हो जाता है, एजेंसी का रूल बन जाता है। और एजेंसी के रूल के अंतर्गत ये बात होती है कि जो एजेंट करेगा उस सब का जिम्मेदार कौन रहेगा? उस सब का जिम्मेदार रहेगा कंपनी रहेगी। यानी एजेंट के द्वारा किया गया सारे काम के जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रिंसिपल रहेगा। और एजेंट अगर किसी तरह किसी को प्रोडक्ट बेचता है, किसी से कुछ खरीदता है, तो इन सब किसके बिहाफ पे कर रहा है? किसके फोटो के पीछे वो काम कर रहा है? वो है प्रिंसिपल के फोटो के पीछे काम कर रहा है। तो प्रिंसिपल हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो अपने एजेंट को अपॉइंट करता है और बोलता है इसके द्वारा किए गए सारे काम के लिए जिम्मेदार मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको अपॉइंट किया है। तो ये बोलता है एजेंसी का रूल होता है। तो वैसे क्या वैसा रूल किस में लगता है? पार्टनरशिप के अंदर लगता है। यानी अगर ऐसा नहीं कह सकता पार्टनरशिप फर्म कि हमारे किसी एक, जैसे किसी में 20 पार्टनर है किसी फर्म में, बोलता है कोई एक पार्टनर जाके कहीं डील करके आ जाए पार्टनरशिप फर्म के नाम से। किसके नाम से? पार्टनरशिप फर्म के नाम से वो कहीं डील करके आ जाए और पार्टनरशिप फर्म कल उठ के इनकार कर दे। वो तो बोले कि भैया हम क्या करें, हमारा कोई पार्टनर डील करके आया, हमारे कोई दायित्व थोड़ा बनता है क्या? हमने सबने मिलके किया क्या? ऐसा नहीं कर सकता। आपका हर एक पार्टनर आपका क्या कहलाएगा? एजेंट कहलाएगा। आपका क्या कहलाएगा? एजेंट कहलाएगा। और एजेंट अगर कोई काम करता है तो सारे पार्टनर, जितने भी पार्टनर है, वो सब इक्वली क्या हो जाएंगे? इक्वली लाइबल हो जाएंगे। इक्वली लाइबल हो जाएंगे, यानी सबको बराबर का दायित्व भुगतना पड़ेगा। सबको बराबर का दायित्व भुगतना पड़ेगा। यानी एक ही पार्टनर, किसी एक पार्टनर के किए हुए काम को या सारे पार्टनर किए हुए काम का सब दूसरे बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स का क्या हो जाएगा? बराबर की लाइबिलिटी हो जाएगी। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एजेंसी का रूल। म्यूचुअल एजेंसी का रूल बोलते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। म्यूचुअल एजेंसी फिर एक बार बता देता हूं, प्रिंसिपल होता है, हर जगह नहीं पहुंच सकता, वो अपना एजेंट अपॉइंट करता है। एजेंट के द्वारा किए हुए सारे काम का दायित्व, लाइबिलिटी किसका होगा? प्रिंसिपल का होगा। वही का वही रूल किसमें? पार्टनरशिप में लगता है। यानी हर एक पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है? एजेंट होता है। और हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है। यानी वो प्रिंसिपल भी होता है और वो एजेंट भी होता है। समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या?
मेरे हिसाब से तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और यही सवाल आपके एमसीक्यू आरपीएससी 2018 के पेपर के अंदर पूछा गया था कि म्यूचुअल एजेंसी का रूल किन के बीच में लगता है, तो ध्यान रखना पार्टनर्स के बीच में। क्या प्रोप्राइटरशिप में लगता है, क्या स्वामित्व वाले में? सर कोई दूसरा आदमी है ही नहीं, वो खुद ही प्रिंसिपल, वो खुद ही एजेंट है, एक ही आदमी है, तो उसके कैसे लगेगा? तो उसके ऊपर नहीं लग सकता। कंपनी में म्यूचुअल एजेंसी का रूल लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता। जब कंपनी बढ़ेंगे तब बताएंगे। तो बचा क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी का रूल लगता है। आई होप म्यूचुअल एजेंसी कभी नहीं भूलोगे, किसी भी एंगल में, किसी भी एग्जाम में, कहीं पे भी ये चीज़ नहीं भूलोगे। हो गया बात? चलो अब गुण की बात करते हैं, मेरिट्स की बात करते हैं, गुण और अवगुण की। ठीक है, मेरिट्स और यहाँ लिख देता हूँ लिमिटेशंस। अब आप खुद दिमाग लगाओ, मेरा काम हो गया, मैंने आपको सारी भूमिका बता दी, मैंने आपको क्षेत्र बता दिया, ये सारी चीज़ टाइप्स बताने टाइप्स बता दूंगा, बाकी मेन बात मैंने पार्टनरशिप की सारी बता दी। अब आपकी बारी। पहली बात, मेरिट्स में क्या ये लिख दूं मैं? फॉर्मेशन, एनक्लोजर। क्या इसको बनाना और बंद करना आसान है कि नहीं? बिल्कुल सर, आपने पहले स्टार्ट होते ही क्लास में बोला था कि इसको बंद करना और फॉर्मेशन और इसको बंद करना दोनों ही क्या है? आसान। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट हो गया, इसके एडवांटेज हो गए, इसके गुण हो गए, मेरिट्स हो गए। दूसरा, क्या एक से अधिक लोग होते हैं तो उनका बैलेंस डिसीजन मेकिंग नहीं होता? यानी जब वो डिसीजन लेते हैं तो उन डिसीजन में एक बैलेंस नहीं आता। एक आदमी, अगर आप कोई कपड़े परचेज करने भी जा रहे हो, शोरूम में जा रहे हो, परचेज घर की खरीदारी करने भी, शॉपिंग करने जा रहे हो, शादी की भी जा रहे हो शॉपिंग करने, तो आपको ध्यान रखना आप अकेले नहीं जाओगे, आप साथ में किसी न किसी को तो लेके जाओगे। किस लिए लेके जाओगे? कि यार एक से ज़्यादा दो के डिसीजन थोड़े ठीक रहते हैं। मुझे कोई चीज़ पसंद आई, साथ में एक आदमी होगा, वो बोलेगा हाँ यार ये तो ठीक है, अपनी एडवाइस भी देगा, वो मानू नहीं मानू मेरी मर्जी। लेकिन एक से अधिक लोग जब होते हैं तो थोड़ी एडवाइस बैलेंस होती है, यानी डिसीजन जो लेते हो आप वो थोड़ा बैलेंस लेवल में हो जाता है। नहीं तो अगर मैं ही डिसीजन लूंगा तो वो बायस्ड हो जाएगा। बायस्ड का मतलब वो टोटली मेरे सोच के हिसाब से, मेरे उस समय पे, उस सर्कमस्टांस पे, उस जगह पे मेरी सोच कैसी है, मैंने वो डिसीजन ले लिया। लेकिन एक दो आदमी होगा तो बोलेगा कि नहीं नहीं तू उतना अट्रैक्टिव, मतलब अटैकिंग डिसीजन मत ले, थोड़ा सा रुक, थोड़ा सोच। तो उनकी बातों पे थोड़ा मैं गौर करूंगा, मुझे लगेगा हाँ यार ठीक है, एक बार कह रहे तो लेट्स ट्राई करना चाहिए, हमें इसको देखना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है आपकी? बैलेंस हो जाती है। डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। समझो मेरी बात? तो पार्टनरशिप का दूसरा बेनिफिट क्या है कि एक से दो तीन पार्टनर होगे तो हर डिसीजन आप मिलके बात करोगे तो थोड़ा डिसीजन मेकिंग करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात जो है अपन ने कल भी पढ़ा था, उसका डीमेरिट था, प्रोप्राइटरशिप का डीमेरिट था, अवगुण था कि फंड की वहां कमी हो जाती है। यहाँ पे फंड थोड़े से ज्यादा मिल जाएंगे। सीधी सी बात है, एक आदमी एक घर से 10 लाख रुपए लाके बिजनेस कर रहा है, 3 जने होंगे तो 30 लाख रुपए आएगा, या 3 जनों को 3 भाग में डिवाइड कर दोगे तो कम पैसा लगेगा और काम उतना ही होगा। समझे मेरी बात? तो फंड की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो जाती है जब एक से ज्यादा पार्टनर हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क। नोट्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोर्स जैसे परचेज करें उनको भी दे रखे हैं। ठीक है, और ये मैं आपको एक बार पढ़ा रहा हूँ ऐसे, अगर किसी में दिक्कत हो, हालांकि हिंदी इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए कि मैं सारी चीज़ें, जितनी मेरी कोशिश होती है मैं सारी चीज़ें आपको कवर कराते हुए चल रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताएगा। और नोट्स सारे हैं, जब आप पढ़ोगे ये सारी बातें मेरी वहाँ लिखी हुई है, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, शेयरिंग ऑफ रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट, इसका बेनिफिट ये है कि एक आदमी घाटा हो गया, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ अकेला, उसमें मुझे घाटा हो गया तो मुझे क्या होगा? सारा का सारा जो लॉस है वो सारा मुझे अकेले को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, सारा का सारा घाटा मुझे ही सहन करना पड़ेगा। और जब मुझे ही सहन करना पड़ेगा तो रिस्क मेरी ज्यादा है, बिजनेस की रिस्क ज्यादा है, लॉस की रिस्क ज्यादा है, इस तरीके से। लेकिन अगर एक से अधिक लोग हो गए, 2 से 3 लोग हो गए, तो जितना भी घाटा होगा या जो भी रिस्क होगी वो 3 भागों में बांटी जाएगी। अगर जैसे 10 लाख का रिस्क हुआ या 12 लाख का रिस्क हुआ, ठीक है, ये 9 लाख कर देते इसको इजीली, 9 लाख का रिस्क हुआ तो तीनों में बांटे जाएंगे। तो थोड़ी रिस्क भी क्या हो जाती है? शेयरिंग हो जाती है, कम हो जाती है। राइट? और कोई दिक्कत? ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, इसके क्या बता दिए? मेरिट्स बता दिए। ठीक है, एक और ध्यान रखना, जो वहाँ कॉन्फिडेंसली पढ़ा था अपन ने, जो किसी चीज़ की सेक्रेसी होती है, एक सेक्रेसी होती है, सेक्रेसी मतलब किसी चीज़ का सीक्रेट रखना किसी चीज़ को। तो पार्टनरशिप के अंदर एक प्लस पॉइंट ये है, उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है पार्टनरशिप की, या उसकी जो रिपोर्ट है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, जो साल के एंड में जो अकाउंट्स ऑडिटर की रिपोर्ट जो भी होती है, ये सब
ऐसा कोई रूल नहीं है कि इनको पब्लिक को दिखाना पड़ेगा या बाहर लोगों को, दूसरे लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये 3 पार्टनर है तो 3 ही पार्टनर आपस में देखेंगे, चौथे को क्यों बताएंगे। तो इसमें थोड़ी सीक्रेसी अच्छी रहती है, इसमें आपकी जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो आपके पास ही रहती है, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपनी के अंदर क्या करते हैं, उसके एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट को या उसकी सारी चीज़ों को पब्लिक को, यानी मार्केट को, पब्लिक से पैसा लेगा तो पब्लिक को दिखाना पड़ेगा, और मार्केट अगर प्राइवेट कंपनी है और अपने किसी दूसरे हिस्सेदारों को तो उनको भी दिखाना पड़ेगा, आरओसी को तो देना ही देना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कहीं पे भी आपको अकाउंट्स कहीं पे भी देने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स में जरूरत है तो इनकम टैक्स में दे दो, उससे तो इन्फॉर्मेशन ऐसे भी कहीं बाहर नहीं जाती। ठीक है, अब बताओ मुझे इसके अवगुण क्या मैं लिख दूं। सबसे बड़ा अवगुण है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या लिख दूं, क्या ये अवगुण सबसे बड़ा है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे बड़ा अवगुण है, बिल्कुल सर ये अवगुण है, तभी तो एलएलपी लाया गया, जो मैंने आपको बताया था। लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म लाया किस लिए गया था, पार्टनरशिप, ताकि क्या ये जो अवगुण है इसका पर्टिकुलर, ये वहां पे सॉल्व हो सके, और यहाँ जो इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो वहाँ पे हम लिमिटेड कर सके। यानी लायबिलिटी अनलिमिटेड, ये खुद बड़ा अवगुण है, बहुत बड़ा डिमेरिट है, बहुत बड़ी लिमिटेशन है, राइट। वैसे के वैसे प्रोप्राइटरशिप में भी ये एक डिमेरिट थी, लिमिटेशन थी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात जो आप सबको पता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। मतलब क्या हुआ कन्फ्लिक्ट्स का, मतलब क्या हुआ कन्फ्लिक्ट का मतलब ये हुआ जब एक से अधिक लोग होंगे ना, उनके बीच में मतभेद होंगे। उनके बीच में क्या होंगे, मतभेद होंगे। मतभेद होंगे यानी हर चीज में, जैसे मैंने ये बोला, दूसरा पार्टनर बोला नहीं नहीं यार ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, मैंने बोला यार ऐसे नहीं ऐसा होगा, तो बोले मैं भी तो बराबर का पार्टनर हूँ, मैं बोलूंगा वैसा होगा, तो बोला नहीं मैं बोलूंगा जैसा होगा। ये दोनों क्या हो गए, डुकम डुक हो गई, इनके बीच में होगी लड़ाई स्टार्ट, समझ लो। तो इस तरीके से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, यानी आपस में दोनों में मतभेद भी होता है। ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी किसमें, पार्टनरशिप में। और मतभेद हो गया तो पूरा जमा जमाए बिजनेस को तोड़ना पड़ता है, फिर बटेगा, फिर आपस में बंद करो, तो एक बहुत बड़ा नुकसान ही है। अकेला आदमी होगा तो इस तरीके का नुकसान, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, खुद ही है, खुद से क्या कन्फ्लिक्ट होगा। और अगर एक से ज्यादा पार्टनर हो गए तो उसको कन्फ्लिक्ट है, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट है, मतभेदों की समस्या ज्यादा हो जाएगी और इसकी होने की चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और एक और आप लिख दो, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ये सब आपको रटने नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये आपको उसके जब फीचर्स पता चल गया तो अपनों को, आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएगी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी हो क्यों है, क्या है इसका प्लस पॉइंट, क्या है नेगेटिव पॉइंट, क्या है, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। रटना नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ याद कराने के लिए वापस लिखवाता हूँ। ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का भरोसा आपकी पार्टनरशिप फर्म पे हमेशा ही कम रहेगा। कारण ये है कि जो आपके अकाउंट्स है ना, जो आपके अकाउंट्स है वो आप पब्लिक नहीं करते, वो आप पब्लिक नहीं करते। यानी आपके अंदर हो क्या रहा है, आपके पार्टनरशिप के अंदर क्या आप प्रॉफिट कमा रहे हो, क्या नुकसान है, ऐसे माहौल बना रहे हो, क्या है क्या नहीं, आज चल रही है कल बंद हो जाएगी, आपस में लड़ लिए दो पार्टनर, ये बातें भी किसी को पता नहीं चलती। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो लोगों का भरोसा आपके ऊपर है वो थोड़ा कम हो जाता है। लोगों को भरोसा सर करेंगे क्या, हमको तो बिजनेस करना है, हमें लोगों को भरोसा हासिल करके क्या कोई महात्मा थोड़ा बनना है, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे लोगों का भरोसा अगर आपके बिजनेस पे होता है तो वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो आपके बिजनेस में और ज़्यादा सहयोग करते हैं। सहयोग कैसे, चाहे बैंक हो तो आपको फाइनेंस करेगी, बैंक को अगर भरोसा होगा कि आपकी पार्टनरशिप अच्छी है, सब कुछ सही है, अकाउंट सही है, तो आपके ऊपर फाइनेंस करेगी, वो आपके ऊपर दाव लगा सकती है, पैसा लगा सकती है। बाहर से कहीं ले रहे हो तो वो लगा सकती है। क्रेडिटर मार्केट में जो मांगदार है, वो माल जो आप उधार पे ला रहे हो, जो 40-40 दिन की आपको क्रेडिट दे रहा है, यानी 40 दिन बाद पेमेंट कर देना, उन लोगों का भी आपके ऊपर भरोसा होता है, यार ये फर्म तो बंद नहीं होगी, ये तो बहुत लंबी चलेगी, तो आपको उधार भी ज़्यादा दे सकते हैं। समझो मेरी बात। तो इस तरीके से क्या होगा, लोगों का भरोसा भी होना आपके ऊपर बहुत जरूरी है, तभी आपका बिजनेस एक स्मूथ वे में, एक आसान वे में आराम से चल सकता है। कोई दिक्कत भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक्ट है जो उसको रेगुलेट करता है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है, पार्टनरशिप के ऑब्जेक्टिव, शेयरिंग, ये बता दिया मैंने। बोलो इतना कोई बताएगा? देखो सब चीज़ बता दी मैंने, फॉर्मेशन, लायबिलिटी, फिर मैंने बताया नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं अलग अलग लॉ में, ये भी बता दिया मैंने। म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर सवाल आ रखा है इसलिए बताया। मैरिज लिमिटेशन मैंने आपको बता दी। ओके चलो आगे शुरू करते हैं। एक और आज करवा देता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर कितने प्रकार के हो सकते हैं और किस किस प्रकार के पार्टनर हो सकते हैं, उनकी बातें अपन कर लेते हैं। 10 मिनट का अपन ये भी ले लेते हैं, फिर अपनी क्लास पूरी हो जाएगी। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनर किस प्रकार के हो सकते हैं, तो देखिएगा सबसे पहला एक पार्टनर होता है एक्टिव। सवाल इसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है, एक तो टाइप ऑफ पार्टनर के अंदर से, एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप के अंदर से भी सवाल आ सकता है कि इस तरह की पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, या इस तरह के लोग को क्या बोलते हैं। यार ये लोग है जैसे एक्टिव पार्टनर, तो उसका क्या रोल होता है। एक होता है एक्टिव पार्टनर, क्या होता है, एक होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर यानी वो टोटली बिजनेस के अंदर एक्टिवली सारा पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिवली बैठेगा, सुबह दुकान आएगा, शाम को दुकान से जाएगा,
ताला लगाएगा, ताला खोलेगा, पूजा करेगा, सब चीज़, झाड़ू निकालेगा, सब चीज़ करेगा। मतलब वो एक्टिवली पार्टनरशिप है, सारी चीज़ वो संभाल रहे तो एक्टिव। एक्टिव क्या पार्टनर सर? एक हो सकता है, नहीं कितने भी हो सकते हैं, सारे चार लोग अगर गद्दी पे बैठेंगे तो चारों एक्टिवली पार्टनर है। गद्दी पे बैठना जरूरी होना है, एक माल परचेज कर रहा है मार्केट में, एक वहाँ बैठ रहा है ना, तो वो भी एक्टिवली पार्टनरशिप कहलाएंगे, क्योंकि एक्टिवली बिजनेस के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो सारे पार्टनर क्या कहलाएंगे? एक्टिव पार्टनर कहलाएंगे। दूसरा पार्टनर कौन सा होता है सर? दूसरा हमने थोड़ा सा सुना हुआ तो है लोगों के मुंह से, स्लीपिंग, या इसको बोलते हैं डोरमेंट पार्टनर। क्या बोलते हैं? डोरमेंट पार्टनर। ये स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर क्या मतलब है? स्लीपिंग यानी सर क्या वो सोता रहेगा, उसका काम क्या सोता रहना है, गद्दा लगा दिया, एक गद्दी पर बैठेगा, एक गद्दी पे सोएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब हुआ कि सारी चीज़ तो है उसकी, वो पैसा भी लगा रहा है, सब कुछ है, वो बिजनेस में मतलब क्या बोलते हैं, कैपिटल भी दे दिया उसने, बिजनेस कभी कभी दुकान भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब वो ठीक है, वो काम कुछ नहीं करता। कहने का मतलब डोरमेंट पार्टनर है, वो दुकान पे आएगा नहीं आएगा, आप उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी मर्जी होगा तो आएगा, नहीं आएगा वो, समझ लो। यानी उसको टोटली वो क्या है, बिजनेस एक्टिविटी से टोटली क्या है, वो बाहर है, बिजनेस एक्टिविटी से बाहर है। हालांकि पैसा उसने बराबर दिया, प्रॉफिट में हिस्सा लेने बराबर आएगा, सब कुछ होगा, उसका नाम भी आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होगा, लेकिन वो एक्टिवली बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर के हमारा एक पार्टनर सो रहा है, एक पार्टनर सो रहा है, मतलब सब कुछ है, उसका नाम वाम सब, जायदाद वायदाद, अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसके ऊपर भी उतनी लग रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है? सो रहा है, मस्त नींद खींच रहा है। और क्या है, वो आएगा नहीं, बिजनेस यानी दुकान खोलना बंद करना उसको पसंद नहीं है, दुकान गद्दी पे बैठना उसको पसंद नहीं, उसको सिर्फ सोना पसंद है। तो स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं उसको, डोरमेंट नाम भी बोलते हैं। डोरमेंट यानी कोई काम का नहीं, डोरमेंट यानी कोई काम का नहीं, जिसमें कोई प्रकार की क्रिया नहीं हो, उसको डोरमेंट कहते हैं। डोरमेंट पार्टनर वो होता है, याद रहेगा, डोरमेंट और एक्टिव, ये तो दोनों अपोजिट हो गए। एक तो पूरा एक्टिवली, एक डोरमेंट, उसका अपोजिट है पूरा। एक होता है सीक्रेट पार्टनर। कौन होता है? सीक्रेट पार्टनर। ये कौन है सीक्रेट पार्टनर? क्या सर ये सीक्रेट की जासूसी करता है? नहीं, सीक्रेट का मतलब ये हुआ कि लोगों को पता नहीं ये कौन है, लोगों को हमने कभी नहीं बताया कि हमारा एक पार्टनर और है, लेकिन ये सीक्रेटली क्या करता है, आपके पार्टनरशिप के अंदर काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी कोई फर्म है, मेरा जो काम है, और सीक्रेटली जैसे अनिल, धीरूभाई अंबानी या फिर रतन टाटा ने क्या कर रखा है, मेरे अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, और मुझे बोलता है मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, पर किसी को, लोगों को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन ने बोलते हैं हम तुम्हें पैसा, तुम्हारे बिजनेस में पार्टनर है, पर लोगों को कानों कान खबर नहीं पहुंचनी चाहिए कि हमें, क्योंकि हमारा ऐसे वो है जो भी इनका है, ठीक है। या कोई नेता होते हैं, ज़्यादातर सीक्रेट पार्टनरशिप कौन रखते हैं? नेता लोग रखते हैं। नेता लोग क्या करते हैं कि पैसा वैसा डाल देते हैं फर्म में और बोल देते हैं भाई मेरा नाम वाम कहीं नहीं आना चाहिए, ये वो तुम करो आपस में, मैं तुम्हारा सीक्रेट पार्टनर, यानी डीड में भी उनका नाम नहीं होता। वो क्या करते हैं, 3 हिस्से कर लेते हैं किसी चीज़ के, तीसरा हिस्सा 2 लोगों को पता, 2 ही पार्टनर है, तीसरा हिस्सा उसके अपने आप घर पहुंच जाता है, तो इसको बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। क्या बोलते हैं? सीक्रेट पार्टनर, समझे? ये इसको याद रखना, इसको नेताओं से याद रखना, ठीक है। तो आपको पता चलेगा सीक्रेट काम सारे नेता ही करते हैं, आजकल बाबे भी करते हैं। चलो, नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर। ये कौन है भाई? नाम से पता चल रहा है, नॉमिनल। नॉमिनल यानी सिर्फ इसका नाम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? नाम यूज करते हैं इसका। क्या करते हैं हम? सिर्फ नाम यूज करते हैं। नॉमिनल पार्टनर यानी, ये नाम में मेरे म ऐसे कैसे हो जाता है, एक मिनट, हाँ, नाम यूज करते हैं, नाम यूज करते हैं यानी ऐसे पार्टनर जिनका सिर्फ नाम यूज करते हैं, हालांकि उनका बाकी कुछ ऐसे कोई रोल नहीं होता, ना वो पैसा डालते हैं, ना कुछ उनको कोई मतलब है, ठीक है। प्रॉफिट उसकी इच्छा ले तो ले, नहीं तो नहीं ले। कई ऐसे जो प्रॉफिट भी नहीं लेते, सिर्फ नाम अपना दे देते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है, कई ऐसी कंपनीज होती है, जैसे फर्म होती है, उसमें बड़े बड़े कंपनी अपना क्या होता है, नाम देते हैं, रिश्तेदारों में अपना नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा का कोई मिलने वाला रतन टाटा जी के कोई परिवार में होंगे, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि यार मैं फर्म खोल रहा हूँ और आप थोड़ा सा अपना नाम थोड़ा सा इधर, तो बोल दे हाँ ठीक है, हम हमारा टाटा का ट्रस्टशिप मेरा नाम लगता है, आपको लोगों को आपको ऊपर भरोसा आ जाएगा, या लोगों को ऐसा हो जाएगा अरे यार टाटा इसका पार्टनर है, मतलब बहुत भारी काम है। तो इस तरीके से अपना नाम दे देते हैं, उनको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, जो सिर्फ नाम मात्र के पार्टनर होते हैं और कुछ नहीं उनका रोल, और ना वो पैसे लेते हैं ना देते हैं, ना किसी तरीके से। लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, नाम की गुडविल भी ले सकते हैं, पर ज़्यादातर ऐसे लेते नहीं है। अब आता है इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल यानी अपने द्वारा किए गए किसी एक्ट या किसी काम, एक्ट या काम की वजह से पार्टनर बन जाना। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कई ऐसे पार्टनर होते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपल कहलाते हैं। उनका मतलब ये हुआ कि वो कैसे हरकत ऐसे कोई काम कर देते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, वो डीम्ड पार्टनर हो जाता है, यानी आज से वो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर माने जाएंगे। पहले तो वो नहीं थे पार्टनर, ना उन्होंने कोई पैसा दिया, लेकिन अब उन्होंने कोई ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से अब वो पार्टनर माने जाएंगे। कैसी हरकत?
जैसे फॉर एग्जांपल वो कहीं गए और एज ए पार्टनर बताया, जैसे मेरा कोई भाई है और वो गया और उसने बोला कि बिल्कुल जो पैसे की है इसमें मैं भी पार्टनर हूँ और मुझे ऐसा 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 लोन चाहिए, बैंक वालों को या किसी बाहरी आदमी को, फाइनेंशियर को ऐसा इस तरीके से झांसा दे दिया और उसने पैसा दे दिया उनको पैसा, यानी मेरे फर्म के नाम से उनको पैसा दिया उसने ऐसा पैसा नहीं दिया कि भाई कोई और है, पता है कि इसका ब्रदर ही है, फर्म है तो इसकी होगी, घर में है तो ये वो पढ़ाता भी है वो फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा, तो उसने उसको पैसा दे दिया। अब पैसा दे दिया फर्म के नाम से, या उसने क्या किया, उसने हमारे अंदर इन्वेस्ट कर दिया, हमारे अंदर इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ उसके कहने पर। क्या हुआ, वो कोई पैसे की जरूरत थी, वो गया और उसने किसी सेठ वेट को अच्छा सेट कर दिया, पटा लिया उसको और उसको बोल दिया ऐसा ऐसा। सेठ सुबह आया मेरे पास 10 लाख रुपए लेके आया कि मैं आपकी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब आई भी लक्ष्मी को मना कौन करे, मैंने कहा लाओ 10 लाख रुपए ले लिए, मैंने ले लिया और अपने बिजनेस पर लगा दिए। कल उठ के जब बात हुई तब उसको पता चला कि यार ये ओरिजिनल पार्टनर जो भी है इसका ब्रदर, वो तो ओरिजिनल पार्टनर है भी नहीं। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, और आप अब से ये तो पार्टनर जो है ये लीगली मेरी नज़रों में आप भी इनके पार्टनर हो। रीजन बीइंग आप इनके पार्टनर क्यों हो, मैंने आपको देख के पैसा दिया और आपने ही बोला था कि ये ऐसा ऐसा है, और आपने जिस तरीके से एक्ट किया, जिस तरह से काम किया, आज से आप भी इनके पार्टनर माने जाओगे, तो आप पार्टनर बाय एस्टोपल हो जाएंगे। तो जब वो एग्रीमेंट लिखाएगा तब ये लिखाएगा ये फलाना फलाना फर्म है, इसके पार्टनर है, और उस आदमी का भी नाम लिखेगा जिसकी वजह से उसने इन्वेस्ट किया या जिसकी वजह से उसको किसी तरीके का फाइनेंस या किसी तरीके का कोई काम किया, तो बोलेगा आपकी एक्ट की वजह से आप खुद को ऐसे बता रहे थे कि मैं इस पार्टनरशिप का पार्टनर हूँ, इस तरीके से हरकत किया आपने कि आज से आप भी इसके क्या हो गए, पार्टनर हो गए, आप भी इसके क्या हो गए, पार्टनर हो गए। तो पार्टनर बाय एस्टोपल हो सकते हैं, पर्टिकुलर काम के लिए होता है, ऐसा नहीं कि दूसरे कामों में वो प्रॉफिट मांगने आ जाएगा, पर्टिकुलर काम के लिए होता है, जिस काम में हरकत की, जिस एक्ट की वजह से, जिस हरकत की वजह से, जिस कार्य की वजह से, एक्शन की वजह से कोई काम हुआ है, उस काम के अंदर ही वो क्या रह जाएगा, पार्टनर बाय एस्टोपल हो जाएगा। चलो भैया, आई थिंक आपको पार्टनरशिप के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप पे इतना जोर मैंने और कंपनी पे भी दूंगा मैं, इतना जोर इसलिए दिया कि इस पर से एमसीक्यू निकलने के सवाल 100% है, 100%। पिछली बार म्यूचुअल एजेंसी का आ गया था, तो इस बार किसी और का भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना, आपको बेसिक सारी चीज़ अपन कवर करते हुए चलेंगे। अब एक पार्टनरशिप की डीड रही है जो अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, उसके बाद अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे कंपनीज के बारे में, पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये पार्टनरशिप पूरा होगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरी होगी, फिर अगली क्लास में अपन कंपनीज के बारे में पढ़ लेंगे। इस पर मैं जोर समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर सवाल आएंगे ही आएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा क्लास लेट हो गई है आज की, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपलोड होगी जब तो थोड़ा लेट हो जाएगा, और कल से लाइव हो जाएगा। थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, उन सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, और बाकी आप ऐसे जुड़े रहिए और इसी तरीके से प्रेम देते रहिए, और टीम से को आप और ज़्यादा वन एग्ज़ाम के जो चैनल है उनको आप और ज़्यादा शेयर कीजिए, और इधर उधर आप लोग बच्चों को बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, उसको ज्वाइन कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। जिसको परचेज करना करो, मत करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो, मज़े करो, और पास होकर फिर सिर्फ धन्यवाद मैसेज ड्रॉप कर देना। धन्यवाद।